हेलो एवरीवन, आई कुलदीप वेलकम यू ऑल टू टुडे सेशन ऑफ डेली न्यूज एनालिसिस, जहां पे हम दोनों न्यूज़पेपर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज को फॉलो करेंगे। बट बिफोर आई बिगिन टुडे सेशन, लेट मी विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड आई होप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी ड्रीम कॉलेज वो अपना सोच के बैठे हैं इस साल में, पॉसिबली हर किसी को उसका ड्रीम कॉलेज इस बार मिल जाए। एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ दो स्टूडेंट जिन्होंने इस साल क्लैट एलेट एग्जाम और बाकी के एग्जाम दिए थे और वो फिर अपना जो ड्रीम कॉलेज है या जो कॉलेज वो डिजर्व करते थे उसमें पहुंच चुके हैं। तो आई होप ये नया साल आपके लिए और भी बेटर हो, लेट्स से आपके स्टूडेंट लाइफ के अंदर में भी, प्रोफेशनली भी, और जो कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल आपके कॉलेज लाइफ के अंदर में, वो सब आपको मिल पाए। ओके, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज की डेट है 2 जनवरी और आज के दिन पहली जो न्यूज मैं कवर कर रहा हूं वो आपका न्यू ईयर से ही रिलेट करता है। तो आपका एक इवेंट है, इंडिया के अंदर में कोची के अंदर में एक इवेंट होता है जिसको बोलते हैं पापनजी एफईजी बर्निंग। तो ये पापनजी एफईजी बर्निंग जो है आपकी, ये कहां पे होस्ट करी जाती है, कहां पे होती है? तो ये कंडक्ट होती है आपके फोर्ट कोची केरला के अंदर में। ओके, कब होती है ये? तो न्यू ईयर का ये एक ट्रेडिशन है वहां पे। तो जब भी ये न्यू ईयर आता है आपका, तो पोर्चुगीज ट्रेडिशन है जो आज भी कोची के अंदर में फॉलो किया जाता है। ओके, आज भी फॉलो किया जाता है पोर्चुगीज ट्रेडिशन यहाँ पे। और ये सिंबलाइज क्या करता है? तो ये सिंबलाइज करता है आपका जो पिछला साल है, पिछले जो आपके सिंस थे, इविल्स थे, जो भी आपने गलतियां करी, मिस्टेक्स करी हैं, उन सबको आपने एक बार का बर्न कर दिया है। एंड नाउ यू आर लुकिंग एट अ फ्रेश स्टार्ट। ओके, तो एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, नए साल को वेलकम करने के लिए ये पापनजी एफईजी बर्निंग वहां पर करी जाती है। तो ये जो न्यूज होती है ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको हम वन लाइनर्स कहते हैं, इनको हम वन लाइनर्स में काउंट करते हैं। और स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट्स जो अभी कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं, सीयूटी टारगेट कर रहे हैं इन द फर्स्ट 6 मंथ्स, इन द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ दिस ईयर, उसमें इस टाइप के वन लाइनर्स के आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। एट द सेम टाइम क्लैट और एलेट के अंदर में इस टाइप के क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो आप कहीं पर भी अपना क्वेश्चन बैंक बनाना प्रिपेयर करिए और उसके अंदर में इसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो पहला न्यूज क्या है? पपनजी एफईजी बर्निंग जो है वो कहां पे कंडक्ट होती है? तो वो फोर्ट कोची केरला के अंदर में कंडक्ट करी जाती है। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। और ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमने अभी पिछले साल ही पढ़ा है, पिछले साल ही एक इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है जीएसटी स्ट्रक्चर के अंदर में। और हमने जो हमारा 4 रेट्स का स्ट्रक्चर था, जीएसटी स्ट्रक्चर था, उसको चेंज करके 2 रेट्स के ऊपर पे चेंज कर दिया। सिर्फ 2 ही रेट्स आज के टाइम में है। तो मेन रेट्स आपकी हैं 5 और 18%, 5% और 18%। तो आई वुड एक्सपेक्ट कि जो स्टूडेंट्स अभी इसको लाइव वॉच कर रहे हैं वो यहां पे मुझे बताएं कि 5 और 18% के अलावा 2 और कौन सी जीएसटी रेट थी जिनको अब हटा दिया गया है। ओके, जिनको अब रिमूव कर दिया गया है, वो 2 कौन सी रेट्स हैं? ओके, तो इसके अलावा 5%, 18% है और एक स्पेशल रेट और होती है 40%। एक स्पेशल रेट और होती है 40%, जिसके अंदर में अभी करंटली हम जो हमारे सिन गुड्स हैं या लग्जूरियस गुड्स हैं उनके ऊपर पे हम इसको इंपोज करते हैं। ओके, तो यहां पे गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि टुबैको प्रोडक्ट्स के लिए स्पेसिफिकली February 1 से नया टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो आपका इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसका रीजन ये है कि अभी जो टैक्स का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है उसमें जो आपके टुबैको प्रोडक्ट्स थे वो 28% की रेट पे आते थे। तो अब 28% ही रेट नहीं है, इसलिए अब क्या करा जा रहा है, उनको 40% स्लैब में चेंज किया जा रहा है। ओके, एक तो 40% में मूव करा जाएगा, उसके अलावा कुछ को 40% में, कुछ को 28 में रखा गया एंड एक चीज को 18 में भी रखा गया। इसके अलावा एक जीएसटी कंपनसेशन सेस होता है, एक जीएसटी कंपनसेशन सेस होता था, मेरे को कहना चाहिए होता था। ये जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है इसको टोटली रिमूव कर दिया गया। तो हुआ यह है कि आपका जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है उसको टोटली रिमूव कर दिया गया जो टोबैको प्रोडक्ट्स पे लगता था। तो बिकॉज अब ये जीएसटी कंपनसेशन सेस नहीं लगेगा तो उस वजह से उनकी प्राइसेस कम हो जाती, तो उनका कंजम्पशन इंक्रीज हो जाता। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको रिमूव करके एक नया पर्टिकुलर टैक्स यहां पे टोबैको प्रोडक्ट्स पे स्पेसिफिकली इंपोज किया है। ओके, तो अगर मैं वापस से आपको समराइज करके बताऊं कि यहां पे हुआ यह है कि अगर आप यहां देखें कि आपके जीएसटी रेट्स के अंदर में चेंजेस करे गए थे। पहले हमारे यहां पे 4 रेट्स होती थी,
तो जो स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं, अब आस्क यू कि कौन सी दो रेट्स को रिमूव कर दिया गया है। तो अभी करंटली क्या है, मेन दो रेट्स जो बची हैं आपके वो 5% और 18% बची हैं। दो रेट्स को रिमूव कर दिया गया है और अब इसके अलावा एक रेट हो जाएगी 40%। ओके, जो स्पेशल गुड्स के ऊपर पे लगती है आपकी, तो ये हो जाएगा आपका स्पेशल जीएसटी रेट, जो सिर्फ सिन गुड्स पे और आपके लग्जूरियस गुड्स पे, कुछ स्पेसिफिक लग्जूरियस गुड्स के ऊपर पे, उनके ऊपर पे इंपोज किया जाएगा। ओके, अब यहां पे टोबैको प्रोडक्ट्स को भी ऐसी तरीके से रेट्स में रखा गया है, बट इसके अलावा इन पे एक जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता था, एक और एक्स्ट्रा सेस लगता था इनके ऊपर पे, और ये जो सेस है ये अब एंड हो चुका है। अब टोबैको प्रोडक्ट्स पे क्योंकि कंपनसेशन सेस लगता था और उसको अब रिमूव कर दिया गया है, तो इनकी जो प्राइजेस हैं वो नीचे आने वाली। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक नए तरीके का सेस लगाया है। ओके, एक तो नए तरीके का सेस लगाया। दूसरी चीज जो आपको समझनी है कि यूजुअली जो जीएसटी के ऊपर, जीएसटी के अंदर में जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जितने प्रोडक्ट्स आपके जीएसटी के अंदर में आते हैं, उन सबके ऊपर पे एक्साइज ड्यूटी यूजुअली नहीं लगाई जाती है। अब ये एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, तो एक्साइज ड्यूटी वो टैक्स होता है जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पे लगाया जाता है, यानी इसको फैक्ट्रीज पे करती हैं। जो भी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करती है वो एक्साइज ड्यूटी पे करती है। तो ये एक्साइज ड्यूटी भी आपके टोबैको प्रोडक्ट्स की फैक्ट्रीज पे नहीं लगता था। तो गवर्नमेंट ने दो चीजें करी, सिर्फ एक नहीं करा। एक तो एक्साइज ड्यूटी भी टोबैको की कंपनीज जो हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, उनको पे करना है, प्लस जो उसकी रिटेल प्राइस होगी, जैसे कि सिगरेट्स के पैकेट की जो रिटेल प्राइस होगी, उस रिटेल प्राइस पर भी उनको जीएसटी कंपनसेशन सेस के अलावा एक हेल्थ सिक्योरिटी कम नेशनल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी कम नेशनल सिक्योरिटी सेस जो है वो पे करना है। ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो आपके टोबैको प्रोडक्ट्स है उस पे पहले सिर्फ एक टैक्स लगता था, आपका जीएसटी लगता था, प्लस उस पे जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता था। अब क्या है, जीएसटी कंपनसेशन सेस रिमूव हो चुका है, तो उसको तो रिप्लेस करके क्या कर दिया गया है, आपका हेल्थ सिक्योरिटी कम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में हेल्थ सिक्योरिटी कम नेशनल सिक्योरिटी सेस लगा दिया गया, HSNS सेस लगा दिया गया है। एंड प्लस जो आपकी टोबैको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगी उनको अब एक्साइज ड्यूटी भी पे करनी है। ओके, इससे क्या होगा कि जो प्राइस है, आपकी जो कॉस्ट है टोबैको प्रोडक्ट्स की, वो इंक्रीज हो जाएगी, और उससे क्या होना चाहिए, पॉसिबली उससे कंजम्पशन के अंदर में डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट यहां पे कोशिश क्या कर रही है कि टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए एक कंप्लीट नया टैक्स स्ट्रक्चर बना रही है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या, अगर हम टैक्स के हिसाब से देखें तो इसका सबसे बढ़िया फायदा, ये सबसे ज्यादा फायदा है कि इससे जो टैक्स प्रोसेस है या टैक्स का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो सिंप्लीफाई हो रहा है। ओके, सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले बहुत होता था कि बहुत सारी जो कंपनीज होती थी जो अलग अलग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती थी, उनका जो सेस का स्ट्रक्चर होता था, टैक्स का स्ट्रक्चर होता था, वो बहुत डिफरेंट होता था, और उस वजह से उनको कंप्लायंस करने में, टैक्स को पेमेंट करने में बहुत इश्यूज होते थे। अब क्या है, सबके लिए सेम कर दिया गया जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, और सिंप्लीफाई कर दिया गया कि आपको क्या करना है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको एक्साइज ड्यूटी पे करनी है, जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, प्लस आपको जीएसटी पे करना है रिटेल के ऊपर पे, प्राइस के ऊपर पे, और प्लस उस पे HSNS सेस भी लगाया जाएगा आपका हेल्थ सिक्योरिटी कम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में। ओके, तो ये था इसका जीएसटी के ऊपर पे अब क्या होने वाला है। तो यहां पे जैसे गिवन भी है कि जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है उसको रिमूव किया गया है। सो फॉर दोज हु आर नॉट अवेयर कि जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या था आपका, तो आपका जो जीएसटी है, जीएसटी का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था। जीएसटी का टैक्स स्ट्रक्चर कब इंट्रोड्यूस हुआ है, 2017 में हुआ था। जीएसटी से पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी और स्टेट गवर्नमेंट थी, वो दोनों की दोनों अलग अलग आपके टैक्सेस लगाती थी। ओके, तो सेंटर भी टैक्स लगा रहा है अलग से और स्टेट भी टैक्स लगा रहा है अलग से, और देयर वाज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ टैक्सेस। तो एक ही प्रोडक्ट के ऊपर पे दो तरह के टैक्सेस, सेम टैक्सेस सेंटर भी लगा रहा है, स्टेट भी लगा रहा है, और स्टेट एक ही नहीं, दो या तीन तरह के टैक्सेस लगा रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या देखा कि इससे बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी प्रोड्यूस होती है, अननेसेसरी का टैक्स बर्डन इंक्रीज होता है। तो इन सबको हमने रिप्लेस करके क्या करा, हमारा वन नेशन वन टैक्स के अंदर में जीएसटी टैक्स इंट्रोड्यूस करा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें एक चीज क्या हुई कि हमने सेंटर और स्टेट
दोनों का टैक्स जो है वो यहां पे सिमिलर कर दिया। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझिए, अगर मैं कह रहा हूं कि किसी प्रोडक्ट पे 5% टैक्स लग रहा है, तो जीएसटी लग रहा है, तो उसके ऊपर पे 2.5% तो सेंटर जीएसटी लगा देगा और 2.5% यहां पे स्टेट जीएसटी लगा देगा। ओके, और बिकॉज एक सिंगल जीएसटी लग रहा है, कंपनी को यह करने की जरूरत नहीं कि वो 2.5% 2.5% सेंटर को दे, 2.5% स्टेट को भेजे, या यहां पे कैलकुलेट करे कि इसको क्या देना है। उसको बस पता है कि प्रोडक्ट के ऊपर पे 5% जीएसटी लग रहा है, जो जीएसटी का पोर्टल है, जीएसटी का जो अथॉरिटी है, उसको आप टैक्स पे करिए। अब यहां पे सेंटर का शेयर क्या बनेगा, स्टेट का क्या शेयर बनेगा, वो उनको डिसाइड करना है। आपका काम क्या है, आपको 5% जीएसटी बताया हुआ है, आप 5% जीएसटी पे कर दीजिए। सिमिलरली अगर 18% होगा तो 9% सेंटर और 9% स्टेट, यहां पे जीएसटी का पर्टिकुलर टैक्स लग जाएगा। ओके, अब यहां पे अगर आप एक चीज नोट करें कि पहले क्या था, सेंटर भी टैक्स लगा सकता था अपनी मर्जी से और स्टेट भी टैक्स लगा सकता था, लेकिन जब से जीएसटी आया है, यहां पे सेंटर का नहीं, स्टेट का जो टैक्सेशन पावर है वो रिड्यूस हुआ है। ओके, स्टेट को जो अलग अलग टैक्स लगाने की पावर थी गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के ऊपर पे, वो पावर एंड हो गई है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पहले के टैक्सेस होते थे वो प्रोडक्शन बेस्ड टैक्सेस होते थे, वो प्रोडक्शन बेस्ड टैक्सेस थे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक्साइज ड्यूटी का एग्जांपल दूं, एक्साइज ड्यूटी कौन सी फैक्ट्री पे कर रही है, जहां पे वो प्रोडक्ट बन रहा है। बट जीएसटी क्या है, जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। जीएसटी क्या है, एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि जिस स्टेट के अंदर में उसका सेल हो रहा है। तो मान लेते हैं कि तमिलनाडु की किसी फैक्ट्री के अंदर में कोई जींस बनाई गई है, बट उसको पहना जा रहा है, या उसका जो सेल हुआ है फाइनल, वो दिल्ली के अंदर में हुआ है, या लेट्स से पंजाब के अंदर में हुआ है, तो यहां पे जो जीएसटी कौन सी स्टेट लगाएगी, इट इज गोइंग टू बी द स्टेट ऑफ पंजाब। तो यहां पे अगर कोई स्टेट अपनी 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 स्टेट की बॉर्डर्स के अंदर में अगर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट भी कर रही है, तो उसको उसे कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरा, यहां पे जो टैक्स का उसके पास में बेनिफिट होता था वो भी एंड हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं मैं ये भी कह सकता हूं कि स्टेट्स डीमोटिवेट हो रहे हैं टू डू या टू include more number of companies, asking more manufacturing units to come into their state, because उसका उन्हें टैक्सेशन में कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो यहां पे जब जीएसटी को इंप्लीमेंट करा गया, सेंटर ने एश्योर करा कि यस, इनिशियली जब जीएसटी इंप्लीमेंट होगा तो शायद आपको टैक्स लॉस हो, बट विद टाइम यहां पे जो टैक्स लॉस है वो आपका कम हो जाएगा और जीएसटी आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और जो आपको टैक्स लॉस होने वाला है, इसके लिए स्टेट क्या कर इसके लिए सेंटर क्या करेगा, जीएसटी काउंसिल, कि एक जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाएगा। ओके, जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाएगा, और ये जो जीएसटी कंपनसेशन सेस होगा, ये जीएसटी के ऊपर लगेगा। जैसे कि अगर किसी प्रोडक्ट पे 5% जीएसटी है और उसके ऊपर पे लेट से 3% मेरा जीएसटी कंपनसेशन सेस लग जाएगा, तो 5% तो वो हो गया, और अलग से उसके ऊपर में 3% जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगाया जाएगा। अब ये जीएसटी कंपनसेशन सेस किस पे लगता था, तो ये लगता था आपके सिन गुड्स के ऊपर पे और लग्जूरियस गुड्स पे। सारे प्रोडक्ट्स पे आपके नहीं लगता था। जो सेस होता था वो स्पेसिफिकली ऊपर से लगता था, जैसे 28% रेट है तो उसके ऊपर 3% और कंपनसेशन सेस लग रहा था। और ये कंपनसेशन सेस जो होता था, ये सेस दिया जाता था किनको, स्टेट को, टू कंपनसेट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। उससे क्या हो रहा था कि यहां पे अगर किसी स्टेट का कोई रेवेन्यू लॉस हो रहा है कुछ साल के लिए, तो उसको कंपनसेट कर दिया जाएगा। लेकिन सेस की एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि सेस आप लॉन्ग टाइम के लिए नहीं लगा सकते हो, आप उसको इटर्निटी के लिए नहीं लगा सकते हो कि आपने एक बार लगाया और वो हमेशा के लिए टैक्स लग गया है। जीएसटी या कोई भी सेस जो होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। तो ये जो जीएसटी संबंधित सेस था, ये एंड होने वाला था 2022 के अंदर में। ओके, इसकी लास्ट डेट थी कि ये 22 में एंड हो जाएगा, बिकॉज जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्शंस थे वो ये थे कि 2022 तक जो स्टेट को लॉस हो रहा है रेवेन्यू का, वो कंपनसेट कर दिया जाएगा। और प्लस अब जो जीएसटी लगाया जाएगा उसमें स्टेट्स को कोई भी लॉस नहीं होगा, उनको यहां पे अब प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 22 में ये एंड होने वाला था, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड इसको एक्सटेंड किया गया, इसको एक्सटेंड करा गया, लेकिन 2026 के अंदर में ये अब कंप्लीटली एंड हो जाएगा। तो 2026 में वाज द लास्ट डेट ऑफ जीएसटी कंपनसेशन। तो 25 तक ही लगना था, 26 से इसको नहीं लगा सकते थे।
उससे एक चेंज क्या हो रहा था, बिकॉज जीएसटी कंपनसेशन सेस रिमूव हो रहा था, इसलिए जो आपके टोबैको प्रोडक्ट्स है, आपके जो टोबैको प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर पे उनका जो कॉस्ट था वो कम होने वाला था। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कराया, अब उसकी जगह पे HSNS लगा दिया है, HSNS सेस लगा दिया है। एंड प्लस जितनी भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जितनी भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनको अब एक्साइज ड्यूटी भी पे करनी है, उनको अब क्या पे करना है, एक्साइज ड्यूटी भी पे करनी है। ओके, तो ये है अभी का करंट इश्यू। इसमें मेरा एक गोल ये भी था कि मैं आपको बेसिक्स में डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो शॉर्ट में पढ़ाऊं। क्लैट स्टूडेंट्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी की क्लास होगी, फर्स्ट क्लास होगी, उस इकोनॉमी की क्लास के अंदर में हम इसको पूरा का पूरा अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। बट एग्जैक्टली डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, तो देखिए डायरेक्ट टैक्स एज अ नेम सजेस्ट, ये डायरेक्टली उस पर्सन पे लगता है या उस एक्टिविटी पे लगता है जिससे आपकी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है। ओके, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स में जो प्रोडक्शन कर रहा है वो नहीं पे करता है, जो कंज्यूम कर रहा होता है वो पे कर रहा होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, डायरेक्ट टैक्स होता है जैसे इनकम टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब यह है कि जिस पर्सन ने इनकम यहां पे कमाई है उसी को ही इनकम टैक्स पे करना है। यहां पे ऐसा नहीं है कि इनकम मैं कमा रहा हूं, पे कोई और कर रहा है, यहां पे जिसकी इनकम है वो ही इनकम टैक्स पे कर रहा है। बट एट द सेम टाइम जैसे जीएसटी वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जीएसटी को ऐसे समझिए कि अगर कोई पार्ले जी का बिस्किट बाय कर रहा है, कोई पार्ले जी का बिस्किट बाय कर रहा है, तो पार्ले जी को प्रोड्यूस करने वाली तो कंपनी हो गई, ठीक है, कंपनी ने तो प्रोडक्शन कर दिया है, कंपनी ने प्रोड्यूस करके इसको कंज्यूमर को सेल कर दिया है। ओके, कंज्यूमर को सेल कर दिया है। तो यहां पे लेट से पार्ले जी का अगर 5 रुपीज का पैकेट है और लेट से इसमें 1 रुपी उसका टैक्स बनता है, तो यहां पे कंपनी 5 रुपीज का उसमें इंक्लूड तो कर रही है, लेकिन फाइनल बर्डन कौन पे कर रहा है, उसको ₹5 कौन पे कर रहा है, यहां पे कंज्यूमर पे कर रहा है। यानी कि अगर मैं इसको 4+1 कर दूं तो ये जो 1 रुपीज का टैक्स है ये कंपनी ने नहीं पे करा है, ये कंज्यूमर ने करा, लेकिन इस पैसे को डिपॉजिट कौन कराएगा, कंपनी कराएगी। इसमें कौन कराएगी, कंपनी कराएगी। तो यहां पे जो टैक्स का इंसिडेंस है वो किसी और के ऊपर पे है और एक्चुअल जो पेयर है वो कोई और है यहां पे। तो ये डिफरेंस होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर में। अब यहां पे नेक्स्ट हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपके जितने भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको उसने क्या करा, कंसोलिडेट करा और एक सिंगल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगा दिया, जीएसटी टैक्स लगा दिया यहां पे। ओके, तो गुड्स पे भी लगता है, सर्विसेज पे भी लगता है। पहले गुड्स पे अलग रेट्स रहती थी, सर्विसेज पे अलग रेट्स लगती थी, अलग स्ट्रक्चर होता था। अब क्या है, उन सबको कंपाइल करके एक सिंगल टैक्स बना दिया है और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक बॉडी बनाई है, आर्टिकल 279A के अंदर में एक बॉडी क्रिएट करी है जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल, और दिस इज द बॉडी which is there to decide on the different rates of GST on different products, और उस पर्पस के लिए जीएसटी काउंसिल नाम से बॉडी को क्रिएट करा गया है। ओके, तो यह है जीएसटी के बारे में। अब यहां पे जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि आपके जो टोबैको प्रोडक्ट्स है आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएसटी ओनली टैक्सेशन। तो बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको बताया, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो जीएसटी में आते हैं उनके ऊपर पे और कोई टैक्स नहीं लगता, सिर्फ जीएसटी लगता है, लेकिन टोबैको प्रोडक्ट्स जो हैं उनको एक्सक्लूड करा गया है। इसके ऊपर पे जीएसटी भी लगेगा और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगेगा। ओके, तो जो बाकी जीएसटी स्ट्रक्चर है उससे चेंज करके यहां पे क्या करा गया है, एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी भी लगा दिया गया। जैसे मैंने आपको अभी समझाया, एक्साइज ड्यूटी कहां पे लगती है, जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होगी उसको एक्साइज ड्यूटी पे करनी होती है, और जीएसटी तो जो रिटेल प्राइस होती है, जो कंज्यूमर होता है उसको पे करनी होती है फाइनली। यहां पे कंपनसेशन के बारे में बताया हुआ है, 2017 में लगाया गया था टू कंपनसेट स्टेट्स फ्रॉम जीएसटी लॉसेस, और 22 तक लगने वाला था, बट कोविड-19 की वजह से इसको आपका एक्सटेंड करा गया। बट February 1st 2026 को अब इसको एंड करना पड़ेगा, और इसकी जगह अब क्या करा गया है, आपके लिए नए टैक्सेस लगा दी गए, एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई है और रिवाइज जीएसटी स्लैब्स भी चेंज करा गया है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहां पे आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, जो लोकल बनाई जाती है, बीड़ीज बनाई जाती हैं, आपके तेंदुए के पत्तों को यूज करके बीड़ीज बनाई जाती हैं, तो वहां पे बिकॉज बहुत सारे फार्मर्स का इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है, इसलिए बीड़ीज के ऊपर पे 18% जीएसटी ही लगेगा। यानी कि जो आपकी बीड़ीज है वो पिछले जीएसटी स्ट्रक्चर से सस्ती हो जाएंगी, बिकॉज 28 की जगह 18 जीएसटी लगेगा, बिकॉज ये रेट तो अब एग्जिस्ट करती ही नहीं है।
लेकिन जो बाकी के टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग योर पान मसाला, सिगरेट्स एंड च्यूइंग टोबैको, इन सबको अब 40% के जीएसटी स्लैब में रख दिया गया है। ओके, तो यहां पे क्या करा गया है, 40% जीएसटी स्लैब पे रखा गया है। कैसे कैलकुलेट होगी, तो इनकी रिटेल सेल प्राइस जो होगी वो डिसाइड करा जाएगा। तो डिफरेंट प्राइसेस, होलसेल प्राइस हो सकती है, आपकी प्रोडक्शन प्राइस हो सकती है, फैक्ट्री प्राइस हो सकती है, तो उन सब पे नहीं, जो फाइनल रिटेल सेल प्राइस होगी, जो एमआरपी लिखी हुई होती है, वो पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर पे आपकी जीएसटी को इंपोज किया जाएगा। ठीक है, तो जीएसटी वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करी जाएगी, 40% जीएसटी स्लैब्स के अंदर में सारे टोबैको प्रोडक्ट्स आएंगे। बीडीज जो है वो एक एक्सेप्शन है, वो 18% पे आएगा। इससे क्या हो रहा है कि भाई इफेक्टिवली जो आपके टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उन पे जो टैक्सेशन है वो इफेक्टिवली अब बढ़ जाएगा बीडीज के अलावा। और सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्लैब्स, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो स्लैब स्ट्रक्चर है उसको इजी कर दिया गया है। सारे प्रोडक्ट्स पे 40% प्लस आपका जो HSNSS लगेगा वो लगेगा, और बीडीज के ऊपर पे 18% जीएसटी प्लस HSNSS जो है वो यहां पर भी लगेगा। आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि इसके ऊपर पे HSNS नहीं लगेगा, तो बीडीज के ऊपर भी लगेगा, बाकी टोबैको प्रोडक्ट्स पे भी लगेगा, लेकिन इनकी टैक्स रेट क्या 18% है और यहाँ पे 14% है, 40% है। ठीक है, तो ये फर्स्ट न्यूज थी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज जो मैं आपको बता रहा हूं, अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिस कर जाते हैं, बट ये जो न्यूज होती है ये अगेन वन लाइनर फॉर्म में आपके लिए काम की होती है। तो अगेन आपकी अगर एग्जाम्स को देखोगे तो इस टाइप की न्यूज से क्वेश्चंस आते तो नहीं है, बट कभी भी कोई एग्जामिनर अगर एकदम रिसेंटली पेपर ड्राफ्ट कर रहा है, तो अगेन जो फर्स्ट 6 मंथ्स में कोई भी एग्जाम यहाँ पे देने वाले हैं, अभी कोई भी एग्जाम वो टारगेट कर रहे हैं, तो उन सब के लिए इन न्यूज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी न्यू ईयर पे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है स्विट्जरलैंड के अंदर में। सो देयर इज अ वेरी फेमस रिजॉर्ट, वहां पे करीब न्यू ईयर के सेलिब्रेशन चल रहे थे, स्विस एल्पाइन रिजॉर्ट था, वहां पे 40 न्यू ईयर जो सेलिब्रेशन कर रहे थे उनकी डेथ हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है। मैनी मोर इन आईसीयू, तो ये नंबर आगे फ्यूचर में जाके और भी इंक्रीज हो सकता है। करंटली इसका कॉज क्या है, इट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, बट एक जो रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंगली कोई टेररिस्ट इंसिडेंट नहीं था ये, इट इज पॉसिबली अ फायर ट्रेजेडी, क्योंकि वहां पे जो सिक्योरिटी नॉर्म्स थे उन्होंने उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया। एनीवे, तो आपको क्या पता होना चाहिए इस टाइप की न्यूज के अंदर में कि ये जो इंसिडेंट है ये कहां पे हुआ था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुआ था इन क्रांस मॉन्टेना। क्रांस मॉन्टेना जो एक स्विस एल्पाइन रिजॉर्ट है, और स्पेसिफिकली सबसे इंपॉर्टेंटली किस कंट्री में हुआ है, तो स्विट्जरलैंड के अंदर में हुआ है। ओके, जगह क्या है, चलो कंट्री तो शायद नहीं पूछे, बट ये पूछ सकता है सीधे, कंट्री क्या ज्यादा इजी हो जाएगी, सबको जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा उसको याद रहे, तो शायद एग्जाम में ना पूछे, तो इसलिए वो उस जगह का नाम पूछ सकता है, क्रांस मॉन्टेना। ओके, और ये मैं पॉइंट क्यों आपको हाईलाइट करा रहा हूं, क्योंकि अगर हम इस बार का जो क्लैट एग्जाम देखें, उसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा है एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ था, एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ था उसके कंटेक्स्ट में उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ये एकदम फैक्चुअल टॉपिक था, इट वाजंट एक्सपेक्टेड कि ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर भी हमने तो जीके मंत्रा के अंदर में कवर किया था, तो अपना वो कवर हो चुका था, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम एक चीज रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि जो क्लैट है, आपके बाकी के एग्जामिनर्स हैं, वो आपसे फैक्चुअल जो बड़े इंसिडेंट्स हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं, जो ज्यादा न्यूज के अंदर में। तो एकदम फर्स्ट डे पे, फर्स्ट न्यू ईयर के ऊपर कोई ट्रेजेडी हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे ही हो, तो इसलिए ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपके काम की हो जाती है। ओके, सिर्फ इस पर्पस के लिए कह रहा हूं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन फर्स्ट डे को हुई है, इट्स नॉट अ स्मॉल ट्रेजेडी, 40 प्लस पीपल हैव डाइड, मैनी मोर पीपल वुड डाई इन फ्यूचर ऑल्सो, इसकी वजह से जो अभी आईसीयू के अंदर में है, तो ये नंबर और इंक्रीज होने वाला है। सो इट्स नॉट अ स्मॉल ट्रेजेडी, तो इसलिए ये जो न्यूज है ये एटलीस्ट फर्स्ट 6 मंथ्स में कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट में मूव करते हैं। तो एक और न्यूज आई है, इट्स अ गुड न्यूज आई वुड से, या आई वुड से कि आई ओपनर है एटलीस्ट लोकपाल्स के लिए। तो लोकपाल आपके इंडिया में एक ऑफिस होता है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम है करप्शन को यहाँ पे कंट्रोल करना, करप्शन के अगेंस्ट में एक्शन लेना। और यहाँ पे एक इन्होंने टेंडर निकाला था, एंड द टेंडर वाज कि दे हैड ऑर्डर 7 BMW कार्स फॉर द लोकपाल एंड द अदर 8 मेंबर्स, अदर 6 मेंबर्स, सॉरी। तो अभी करंटली 6 मेंबर्स है, टोटल 8 तक जा सकते हैं।
तो यहाँ पे 7 BMW कार्स यहाँ पे भी लोकपाल ने ऑर्डर करी, सो दैट कि ये जो ऑफिशियल्स हैं, लोकपाल के मेंबर्स हैं, ये घर से ऑफिस और ऑफिस से घर ऑफिशियली BMW कार्स में ट्रैवल कर सके। तो फिर इसको क्रिटिसाइज करा गया, स्पेसिफिकली अपोजिशन ने इसको क्रिटिसाइज करा। लोकपाल को क्या बोला कि ये लोकपाल नहीं रहा, ये शौकपाल हो गया, कि जिनको अपने शौक पूरे करने वो लोकपाल बनते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि अपोजिशन का स्ट्रांग होना, एक क्रिटिसाइज करना गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को क्रिटिसाइज करना क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो रेदर देन द गवर्नमेंट इट इज द अपोजिशन विच टेक्स द सेंटर स्टेज, और यहां पे इनको बैकफुट पे आना पड़ता है। तो इन्होंने जो 7 BMW कार्स करी थी विच वुड हैव कॉस्टेड अराउंड 5 करोड़ टू द एक्सचेकर, इसका जो पैसा है वो टैक्सेस से ही जाता, ये इनकी पर्सनल कार्स नहीं थी, ये ऑफिशियल कार्स होती, और इनका पैसा कहां से जाता, टैक्स पेयर्स की मनी से जाता। तो यहां पे इस टेंडर को अब इन्होंने, इस ऑर्डर को इन्होंने फाइनली कैंसिल कर दिया। ओके तो क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ है और ये जो लोकपाल का ऑफिस होता है ये एंटी करप्शन का ही ओम्बुड्समैन है, तो इसलिए लोकपाल ऑफिस भी पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, लोकपाल का ऑफिस हो गया, आपका सीबीआई हो गया, आपके यूपीएससी हो गया, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इनके क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो लोकपाल के बारे में पता होना डिटेल में बहुत जरूरी है। ओके तो लोकपाल कौन होता है, ये एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन बोला जाता है। स्वीडन के अंदर में फॉर द फर्स्ट टाइम ओम्बुड्समैन का कंसेप्ट जो है वो स्वीडन में आया था। ओके स्वीडन से इसको बोरो करा गया है, एंड विद टाइम ये जो ओम्बुड्समैन का कंसेप्ट है इट बिकेम वेरी पॉपुलर, क्योंकि जो गवर्नमेंट है एक बार इलेक्ट करने से ही कुछ नहीं होता, 5 साल में उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरीडे होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी एवरीडे होनी चाहिए, स्पेसिफिकली करप्शन के केसेस के अंदर में। तो यहाँ पे लोकपाल क्या करता है, ये इंडिया का एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन है। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उन सबके ऊपर पे ये करप्शन का ध्यान रखता है। ओके तो ये किस एक्ट के अंदर में आया, लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 के अंदर में। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन करके मूवमेंट हुआ था बहुत बड़ा, अरविंद केजरीवाल ने उसको लेड करा था। तो उस मूवमेंट से निकल के ये एक्ट आया था जिसके बेसिस पे हमने इंडिया का एक लोकपाल क्रिएट करा था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट पे तो होता है लोकपाल और स्टेट लेवल पे होता है लोकायुक्ता। तो हर स्टेट में एक लोकायुक्त होगा और सेंट्रल लेवल पे आपका लोकपाल होगा। और बिकॉज लोकपाल और लोकायुक्ता दोनों ही एंटी करप्शन से डील करते हैं तो इनका जुरिडिक्शन डिफरेंट होता है, नहीं तो ओवरलैप हो जाएगा। इसलिए जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हो गए, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, प्लस उनके गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हो गए, प्लस एनजीओज हो गई जो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड है, वो सब लोकपाल के जुरिडिक्शन में आएंगे। और इसके अलावा स्टेट लेवल पे ये जो सिमिलर ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे कि कुछ ये स्टेट के लिस्टिंग में डिपेंड करेगा, बट यूजली जो मिनिस्टर्स होते हैं, सीएम होता है, और जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं वो सब किसके अंडर में आते हैं, वो लोकायुक्त के जुरिडिक्शन के अंदर में आते हैं। ओके बट ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है लोकपाल का ऑफिस, जो डायरेक्टली पूछा जा सकता है। जैसे कि लोकपाल का कंपोजिशन क्या है, लोकपाल में कितने ऑफिशियल्स होते हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट उसका चेयरपर्सन। सो चेयरपर्सन को लोकपाल ही कहा जाता है। तो करंट लोकपाल कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इफ पॉसिबल, इफ यू नो हुज द करंट लोकपाल। मैंने क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है वैसे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके और इसमें अप टू 8 मेंबर्स हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि 7 BMW कार्स क्यों मंगा रहे थे, क्योंकि करंटली वहां पे एक चेयरपर्सन है और 6 मेंबर्स है, 8 मेंबर्स नहीं है, 6 मेंबर्स है। ओके तो करंट कंपोजिशन नहीं पूछेगा कभी भी, हो एज पर लॉ कितना दिया हुआ है वो पूछा जाएगा। तो वहां पे आपको क्या पता होना चाहिए, देयर हैज टू बी 1 प्लस अप टू 8 मेंबर्स। ओके तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अलाउ कितना है। तो चेयरपर्सन एक हो गया, प्लस 8 मेंबर्स तक हो सकते हैं, 8 मेंबर्स नहीं 8 मेंबर्स तक हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, जिसमें 50% जुडिशियल मेंबर्स होंगे और 50% बाकी कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके अब ऐसा नहीं है कि 4 तो जैसे जैसे लेट से 8 हो गए तो 4 जुडिशियल मेंबर्स हो गए और यहाँ पे 4 आपके इन कैटेगरीज के लिए हो गए। लेकिन मान लो कि इसमें से जो 4 जुडिशियल मेंबर, इसमें एक वुमेन मेंबर है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि फिर एक वुमेन मेंबर यहाँ भी हो। इस कंपोजिशन के अंदर में ये मेक श्योर करना है कि इन ग्रुपिंग को भी रिप्रेजेंटेशन मिले, एटलीस्ट 4 मेंबर इनको रिप्रेजेंट करने वाले होने चाहिए जो जुडिशियल मेंबर्स के साथ ओवरलैप कर सकते हैं। और इसके अलावा टोटल में डेफिनेटली देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि 50% जुडिशियल मेंबर्स भी होने चाहिए। ओके और इसके अलावा चेयरपर्सन को लेकर कोई भी यहाँ पे ये वाला क्राइटेरिया नहीं है। चेयरपर्सन के लिए कौन सा क्राइटेरिया है, तो चेयरपर्सन के लिए क्राइटेरिया होता है कि वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हो सकता है, या इट कैन बी समवन जिसको एक्सपीरियंस है
पब्लिक इंटीग्रिटी के केसेस के अंदर में, जो इस टाइप के केसेस को हैंडल कर चुका है या इस टाइप के ऑफिस को होल्ड कर चुका है, वो पर्सन इस चेयरपर्सन बनने के लिए एलिजिबल है। बट एज ऑफ नाउ अभी तक सिर्फ 2 लोकपाल बनाए गए हैं और दोनों ही लोकपाल आपके फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रहे हैं। ओके, पावर्स क्या होते हैं लोकपाल के? तो ये खुद की इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन करा सकता है और सीबीआई को बोल सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और उसको उन केसेस के लिए सुपरवाइज भी कर सकता है। तो सीबीआई जो है आपकी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है। लोकपाल एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो जो सीबीआई है अगर वो कोई लोकपाल रिलेटेड केस को हैंडल कर रहा है तो उसमें सुपरविजन किसका हो जाएगा? उसमें लोकपाल का हो जाएगा, ना कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इंक्वायर करना, इन्वेस्टिगेट करना और सुपरवाइज करना इस चीज को लेके। इसके अलावा इसके पास पावर क्या है? इट कैन ऑर्डर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, इट कैन रिकमेंड प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन खुद नहीं करेगा, इट कैन रिकमेंड प्रोसिक्यूशन टू द कंसर्न सेंटर एंड द स्टेट अथॉरिटीज एंड इट कैन एसेट्स एक्वायर्ड थ्रू करप्शन। तो अगर किसी ने एसेट्स एक्वायर करे हैं और ये प्रूव हो सकता है, प्रिलिमिनरी भी लग रहा है, प्राइम ऐसा ही लग रहा है कि करप्शन के एसेट्स हैं, तो उनको ये अटैच भी करवा सकते हैं। तो ये पावर यहां पे आपके लोकपाल को प्रोवाइड करी गई है। जुरिडिक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी जुडिशियल ऑफिस का, कि उसका जुरिडिक्शन क्या है, उसके पास में पावर टू डिसाइड किस किस के ऊपर पे है। तो यस, प्राइम मिनिस्टर भी लोकपाल के अंदर में आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब लोकपाल का एक्ट बनाया जा रहा था तो उसमें ओरिजिनली प्राइम मिनिस्टर को एक्सक्लूड करा गया था, लेकिन बाद में जब यहां पे अगेन अपोजिशन ने प्रोटेस्ट किया तो इट वाज डिसाइडेड कि इवन प्राइम मिनिस्टर would be part of this would be under jurisdiction of lokpal. However, there are certain safeguards, जैसे कि जो भी उन्होंने डिसीजन इन पर्टिकुलर एरियाज में लिए हैं, जैसे कि उन्होंने कोई स्पेस एटॉमिक एनर्जी का कोई डिसीजन लिया था, नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन अफेयर्स का, पब्लिक ऑर्डर का कोई डिसीजन है, तो वो एक्सक्लूडेड है। यानी कि कह सकते हैं कि कहीं पे उन्होंने अगर कोई पर्सनल बेनिफिट करा है अपार्ट फ्रॉम दीज एरियाज, तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर भी इसके जुरिडिक्शन में फॉल करेगा। दूसरा, जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स हैं आपके, वो सारे के सारे इसमें फॉल करते हैं। सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी इसके अंदर में फॉल करते हैं। ओके, तो यूनियन मिनिस्टर जो लेट से अगर एमपी नहीं है, 6 महीने के लिए उसको बनाया जा सकता है, तो वो पर्सन भी क्या होगा, इसके जुरिडिक्शन में आएगा। और यस, सारे एमपीज आएंगे। और वेरी इंपॉर्टेंटली, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, ग्रुप ए बी सी डी चारों लेवल के, वो सारे भी इसके अंडर में आते हैं। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, बहुत बार कहीं पे पढ़ाना भी भूल जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, जितने भी यहाँ पे ये एनजीओज हैं, कोई भी ऑफिशियल बॉडीज, ट्रस्ट, सोसाइटीज, एनजीओज जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड हैं या कंट्रोल्ड हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड हैं या कंट्रोल हैं, ये सब भी किसके अंडर में आ रहे हैं? ये सब भी किसमें आ रहे हैं? जुरिडिक्शन ऑफ लोकपाल के अंदर में आ रहे हैं। इसके अलावा व्हाट यू नीड टू नो, कौन कौन से नहीं आते हैं। अब ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन यही आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज नॉट अंडर जुरिडिक्शन ऑफ लोकपाल। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी वो बॉडीज हैं जो नहीं आते हैं। जैसे कि जुडिशियल पर्सन जो है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस जो हैं, वो इसके अंदर में नहीं आते हैं। व्हाट अबाउट स्टेट के जो आपके डिस्ट्रिक्ट जज है, क्या वो आएगा? तो अगेन आपको क्या समझना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आते हैं। आपकी जो डिस्ट्रिक्ट की जुडिशरी या उसके लोअर लेवल के जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, वो सब स्टेट के अंदर में आते हैं। तो लोकपाल के अंदर में वो नहीं आएंगे, आते तो वो लोकायुक्त में आते। और इंपॉर्टेंटली, जो जुडिशियल ऑफिसर्स स्टेट लेवल पे भी हैं, वो भी लोकायुक्त के अंदर में नहीं आते। यानी कि सिंपली आपको क्या याद रखना है, जुडिशरी जो है, चाहे सेंटर पे हो, स्टेट पे हो, वो लोकपाल, लोकायुक्त किसी के अंडर में नहीं आती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट, स्टेट पब्लिक सर्वेंट, बिकॉज लोकायुक्त में आते हैं। आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस के अंदर में भी अगर कोई करप्शन हो जाएगा तो लोकपाल और लोकायुक्त उस पर एक्ट नहीं कर सकते हैं। और सिंपली कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल जो कोई पब्लिक ड्यूटी सर्व नहीं कर रहा है, ओके, तो अगर कोई पब्लिक ड्यूटी कर रहा है प्राइवेट इंडिविजुअल, तो उस केस में तो उस पर लग जाएगा लोकपाल का जुरिडिक्शन। एग्जाम्पल के लिए कि कोई नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है और प्राइवेट कंपनी उसको कंस्ट्रक्ट कर रही है और उसमें करप्शन का केस आता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इट्स अ प्राइवेट इंडिविजुअल परफॉर्मिंग पब्लिक ड्यूटी, तो उस केस में तो इंप्लीमेंट करा जाएगा, बट अदरवाइज को करा नहीं जाएगा, इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो ये जुरिडिक्शन पता होना इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम स्टेट लेवल पे लोकायुक्त होता है। फर्स्ट स्टेट कौन सी थी जिसने लोकायुक्त को अपॉइंट किया? तो ऐसी स्टेट थी महाराष्ट्र। तो लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 में आया है, बट महाराष्ट्र ने और भी स्टेट्स है, कर्नाटका है, उड़ीसा है, राजस्थान है, इन्होंने 2013 के एक्ट से पहले ही अपनी स्टेट में एक एंटी करप्शन का ओम्बुड्समैन क्रिएट कर दिया था। एंड फर्स्ट स्टेट जिसने बनाया था वो थी महाराष्ट्र। और फाइनली आपके लिए मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, विच इज पहला लोकपाल कौन था इंडिया का, ये मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए आप। और करंट लोकपाल कौन है आपका।
तो फर्स्ट लोकपाल कौन है, करंट लोकपाल कौन है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एक और वन लाइनर। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज आ गई और फिर एक वन लाइनर हम कवर कर रहे हैं आज ऐसे। तो यहाँ पे एयर मार्शल नागेश कपूर है, वो क्या बन चुके हैं, वो वाइस चेयर ऑफ एयर स्टाफ बने हैं। ओके अब देखिए वाइस चेयर यूजुअली काम का नहीं होता है, बट ये वाला काम का इसलिए बिकॉज ही इज द 50th वाइस चेयर ऑफ एयर स्टाफ। ओके तो आपके इंडिया के अंदर में जो आर्म फोर्सेस है उसके 3 प्राइमरी विंग है, फ्यूचर में और भी बन सकते हैं बट 3 प्राइमरी विंग है। एक तो आपका आर्मी हो जाएगा, एक आपका नेवी हो जाएगा और एक आपका एयरफोर्स हो जाएगा। ओके और इन तीनों के अंदर में डिफरेंट हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि अगर मैं एयरफोर्स की बात करूं तो एयरफोर्स के अंदर में सबसे ऊपर होता है चीफ ऑफ एयर स्टाफ। चीफ ऑफ एयर स्टाफ होता है सबसे ऊपर, और वैसे इन सबके भी ऊपर तो नहीं बट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए होता है सीडीएस। ओके तो बहुत बारी कंफ्यूजन हो जाता है कि जो सीडीएस है वो इन तीनों को हेड करता है, विच इज नॉट ट्रू। आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ के ऊपर होता है सुप्रीम कमांडर, सीधे होता है सुप्रीम कमांडर। एंड आई एम श्योर यू आर अवेयर सुप्रीम कमांडर कौन है इंडिया का, इट इज द प्रेसिडेंट। ओके तो याद रखना सुप्रीम कमांडर, तो एयर चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ के ऊपर सीडीएस नहीं होता है। सीडीएस जो है वो एक लिंक है गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए। जो एयरफोर्स के, नेवी के और आर्मी के जो चीफ्स होते हैं दे आर डायरेक्टली अंडर द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया विच इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। तो एयरफोर्स की हम बात कर रहे थे, एयरफोर्स में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है और बिकॉज हमारे आर्म फोर्सेस एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं तो चीफ ऑफ आर्म स्टेट के नीचे, आर्म स्टाफ के नीचे होता है वाइस चेयर। तो अभी यहां पे नागेश कपूर को क्या बनाया गया है, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया है। वाई इज इट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये 50th वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडिया बन चुके हैं, इसलिए ये आपका काम का है। ओके क्या काम होता है इनका, चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो होता है उनको ये असिस्ट करते हैं। तो ये मेन चीज है जो आपको वन लाइन में पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये तो एक स्टैटिक पार्ट हो जाएगा आपका। इंडियन एयरफोर्स का हिस्ट्री पूछा जाए तो कब स्टैब्लिश हुआ था, 8 अक्टूबर 1932 को। इसका मोटो क्या है, नाभा स्पर्शम दीप्तम टच द स्काई विद ग्लोरी। तो यही इनका मोटो है। जब भी कोई इवेंट होता है तो वहां पे आपको फर्स्ट पेज पे उनके कोई भी पोस्टर पे ये चीज लिखी हुई मिल जाएगी, टच द स्काई विद ग्लोरी। 8 अक्टूबर 32 को ये ऑर्गेनाइज हुआ था। लेकिन आपका जो इंडियन एयरफोर्स डे है वो कब होता है आप मुझे बताइए, क्या 8 अक्टूबर को होता है क्या, या किसी और दिन होता है? तो एक काम करिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर पॉसिबल है तो, कि आर्मी डे कब सेलिब्रेट होता है, आने वाला है, नेवी डे कब होता है और एयरफोर्स डे कब होता है। ओके तो ये तीनों डेज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि ये तीनों डेज हमारे इंडिया में कब आपके सेलिब्रेट करे जाते हैं। ओके फर्स्ट चीफ कौन था, तो देखिए 1932 में एयरफोर्स हुई थी, तो उस टाइम में तो ब्रिटिश इंडिया जो था वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में ही आता था। तो जो पहले एयर मार्शल थे वो थे एयर मार्शल सर थॉमस वॉकर एल्महर्स्ट। ठीक है, सर थॉमस वॉकर एल्महर्स्ट। तो फर्स्ट जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, फर्स्ट चीफ थे 1933 में इनको बनाया गया था। करंट स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। प्रेसिडेंट कौन है, सुप्रीम कमांडर होता है। सीडीएस कौन है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे, सीडीएस कौन है करंटली, तो ही इज अ सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। तो इज नॉट द हेड ऑफ दीज चीफ्स, ही इज द सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। तो वो कोऑर्डिनेशन का काम ज्यादा हो गया है। दूसरा, ये क्वेश्चन मैं आपसे पहले ही पूछ चुका हूं, मुझे बताइए करंटली चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन सा है। तो ये चीज मेरे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बताना पड़ेगा मुझे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, अवार्ड है। तो जनवरी के अंदर में जो पूरे साल के अवार्डीज होते हैं बहुत सारे अनाउंस किए जाते हैं, और इस बार भी आपके एलेट में इफ आई रिमेंबर करेक्टली रिपब्लिक डे से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनवरी मंथ जो होता है उसमें ये सब पे आपको फोकस करना जरूरी है। ओके ऐसे मत समझिए कि हमारा एग्जाम तो दिसंबर में, हमारा एग्जाम नवंबर में है, तो ये जनवरी की डेटा तो पुरानी हो जाएगी। आपके एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे संगीत कला निधि अवार्ड है, संगीत कला निधि अवार्ड है जो आपका मद्रास का म्यूजिक अकेडमी है, मद्रास म्यूजिक अकेडमी है, वो इसको प्रोवाइड करता है। ओके और यू कैन कॉल इट एज द हाईएस्ट अवार्ड इन कार्नेटिक म्यूजिक, इंडिया हाईएस्ट ऑनर इन कार्नेटिक म्यूजिक। तो संगीत कला निधि अवार्ड जो है वो हाईएस्ट अवार्ड है कार्नेटिक म्यूजिक का। कार्नेटिक कौन सा होता है, कार्नेटिक म्यूजिक हो गया आपका जो साउथ इंडियन म्यूजिक होता है, साउथ इंडियन म्यूजिक, उसको कार्नेटिक म्यूजिक बोलते हैं। नॉर्थ इंडियन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम हिंदुस्तानी।
हिंदुस्तानी। तो यहाँ पे हमने क्या करा है कि हमारे इंडिया के जो म्यूजिक ट्रेडिशन है उसको दो में डिवाइड करा है, हिंदुस्तानी म्यूजिक ट्रेडिशन में और आपके कार्नेटिक में। नॉर्थ का हो गया हिंदुस्तानी, साउथ का हो गया कार्नेटिक। तो संगीत कला नीति अवार्ड जो है वो साउथ के जो कर्नेटिक म्यूजिक है उसका हाईएस्ट आपका अवार्ड है, म्यूजिक अवार्ड है। म्यूजिक एकेडमी मद्रास इसको प्रोवाइड करती है एंड इट हैज बीन अवार्डेड टू वायलिनिस्ट आर के श्री राम कुमार। ओके, तो उनको ये अवार्ड, श्री राम कुमार को ये अवार्ड यहाँ पे प्रेजेंट किया है बाय दी मद्रास म्यूजिक अकेडमी, जो कार्नेटिक म्यूजिक में हाईएस्ट बॉडी है, उसने ये अवार्ड किया है। म्यूजिक अकेडमी 1928 में फॉर्म हुई थी चेन्नई के अंदर में, यानी कि 27 के अंदर में इसका 100th इवेंट होने वाला है, यानी जो नेक्स्ट ईयर होगा इसके 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे इसमें। ओके, तो ये है आपका न्यूज रिगार्डिंग। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन इधर इन जीके और लीगल इस टॉपिक के ऊपर पे। तो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट जो है वो अगस्त 24 में नोटिफाई हो गया था, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अभी कंप्लीटली नहीं हुआ। अभी यहाँ पे क्या करा गया है, इसको पार्शियली इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया गया है। पॉसिबली इस साल के एंड से पहले तक पूरा एक्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा, बट स्टेप बाय स्टेप इसको फेजेस में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है आपके स्पोर्ट्स के गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर में नेशनल लेवल के ऊपर पे, जिसमें नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के अंदर में नई बॉडीज क्रिएट करी जा रही है। जैसे कि जो ये नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट है किन किन पे अप्लाई होगा, तो जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, नॉट गवर्नमेंट बॉडीज, स्पोर्ट्स बॉडीज हैं, उन पे इंप्लीमेंट होगा, जैसे नेशनल ओलंपिक कमेटी और नेशनल पैरालंपिक कमेटी। ओके, तो स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट जो है वो नेशनल ओलंपिक कमेटी, नेशनल पैरालंपिक कमेटी पे लगेगा। इसके अलावा हर स्पोर्ट्स की अलग अलग फेडरेशन होती है, तो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो हर स्पोर्ट्स की होगी उस पे भी क्या लगेगा, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। और कुछ रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हो सकती हैं, जैसे कि स्टेट लेवल पे हो गई, या 2-3 स्टेट्स ने मिलकर अपना एक रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन बनाया है, तो उसके ऊपर भी क्या लगाया जाएगा, आपका नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट लगाया जाएगा। अब ये जिनको ये समझ नहीं आ रहा नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन क्या होती है, ये फेडरेशन है ये। तो जैसे कि बॉक्सिंग की एक बॉक्सिंग फेडरेशन होगी, नेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन होगा, ऐसे ही आपके हॉकी का फेडरेशन होगा, ऐसे ही आपका क्रिकेट का जैसे बीसीआई है, तो बीसीआई वुड बी द एनएसएफ फॉर क्रिकेट, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर क्रिकेट इन इंडिया इज बीसीसीआई। ओके, और रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो आपके स्टेट लेवल पे बनाई जा सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो बॉडी क्रिएट करी जा रही है वो है नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। तो ये क्या होगी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब लॉ के अंदर में, इस लॉ में बनाई जा रही है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये एक ऑल पावरफुल बॉडी हो जाएगी। इट वुड बी ऑल पावरफुल बॉडी। अब मैं इसको ऑल पावरफुल बॉडी क्यों बोल रहा हूं, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि लेट से कि आगे जाके कोई भी इश्यू होता है, कोई रेगुलेशंस क्रिएट करने हैं, तो वो सारे रेगुलेशंस क्रिएट करना, उनका इंप्लीमेंटेशन चेक करना, वो सब किसके अंदर में आएगा, वो आएगा आपके नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर में आएगा। ओके, इसको 3 मेंबर बॉडी बनाया जाएगा, जिसमें चेयरपर्सन होगा और इसके मेंबर्स कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। ओके, तो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड क्रिएट करा जा रहा है। इसका काम क्या क्या होगा, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये वो बॉडी है जिसका काम होगा एफिलिएशन को ग्रांट करना टू डिफरेंट स्पोर्ट्स फेडरेशन। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को एफिलिएशन कौन ग्रांट करेगा, ये एनएसपी करेगी। जैसे बीसीसीआई जो है क्रिकेट के लिए, वो किसके अंडर में एफिलिएशन किससे मिलेगा, वो मिलेगा नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड से। इसको ऐसे समझिए कि हॉकी के अंदर में, और मैं हॉकी का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि इस टाइप से हो जाता है कि लेके हॉकी फेडरेशन एक आ गई, इंडियन हॉकी फेडरेशन, और एक आ गई हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके, तो दो ऑर्गेनाइजेशंस क्लेम करती हैं कि हम नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर हॉकी इन इंडिया, एक है इंडियन हॉकी फेडरेशन, एक है हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो यहां पे इंडिया की हॉकी में नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन कौन होगी, वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगी एनएसपी। तो इससे क्या होता है कि आपके स्पोर्ट्स की मेन अथॉरिटी कौन होगी, वो कौन डिसाइड करेगा, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड करेगा। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत कॉमन हो चुका है। क्रिकेट में तो क्या है, बीसीसीआई इज वेरी पावरफुल, बट हॉकी हो गया, रेसलिंग हो गया, आपके बॉक्सिंग हो गया, इसमें बहुत बार ऐसा हो जाता था कि बहुत सारी कंपीटिंग फेडरेशन अपने आप को क्लेम करती थी। अब इसका इश्यू क्या होता है, क्योंकि इसमें एनएसबी जिसको भी डिसाइड करेगा, लेट्स से अगर इसको डिसाइड करता है, इसको नहीं करता है, तो जो प्लेयर्स इसके अंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल टूर्नामेंट्स में, इसके नहीं कर सकते, ये नहीं करेंगे, या ये बॉडी रिप्रेजेंट नहीं करेगी, ये बॉडी रिप्रेजेंट करेगी अपने बॉक्सर्स को, लेट्स से हॉकी के प्लेयर्स को जो इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए ये पावर बहुत इंपॉर्टेंट है।
फाइनेंशियल ऑपरेशंस को भी मॉनिटर करेगा कौन, एनएसएफ यहां पे मॉनिटर करेगा। पेनल्टीज लगाने की भी पावर है, तो लेट से अगर ये कोई गलती करते हैं, जो स्पोर्ट्स बोर्ड्स हैं कोई गलती करते हैं फेडरेशन, तो उन पे पेनल्टी लगाएगा। और ये एफिलिएशन मैंडेटरी है अगर गवर्नमेंट फंडिंग आपको चाहिए, नहीं चाहिए तो आप अपनी स्पोर्ट्स फेडरेशन तो बना सकते हैं, बट उसको रिकॉग्निशन जो है वो ऐसे नहीं मिलेगा। ओके, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी बनाई है यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी बनाई है। अभी तक इंडिया में अगर स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई केस हो जाता तो उसके लिए अलग से कोई स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल नहीं है। अब कोर्ट सिस्टम तो है, लेकिन कोर्ट सिस्टम और ट्रिब्यूनल में या स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल एक स्पेसिफिक बनाए, उसमें फर्क क्या है। स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल के अंदर में जो मेंबर्स होंगे वो एक्सपर्ट्स होंगे इस टाइप के फील्ड के, तो वहां पे जो वो डिसीजन देंगे डिस्प्यूट्स के ऊपर पे, उसमें ज्यादा ऑथेंटिसिटी होगी, उसमें ज्यादा स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंगली ज्यादा करेक्टनेस होगी। तो रेदर देन आस्किंग अ स्पोर्ट्स पर्सन टू अप्रोच द कोर्ट सिस्टम, जहां पे शायद स्पोर्ट्स के बारे में उनको इतनी इंफॉर्मेशन ना हो या उस जो केसेस हो रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन ना हो, उसकी जगह क्या होगा, आपका एक ये नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बना दिया गया है, जो क्या करेगा, इन स्पोर्टिंग ट्रिब्यूनल्स को, इन स्पोर्टिंग डिस्प्यूट्स को यहां पे एडजुडिकेट करेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एक और वन लाइनर देख लेते हैं। अब अगेन ऐसे वन लाइनर मिस नहीं करने हैं, जो 2 साल के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो फिर भी पढ़ लिया होगा, लेकिन आप अगर अब से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वन लाइनर्स आपके काम का है। जैसे जोहरान ममदानी जो एक डेमोक्रेट पार्टी से बिलोंग करते हैं, डेमोक्रेट पार्टी 2 पार्टीज हैं यूएस में, मेन पार्टी, जैसे इंडिया में कांग्रेस बीजेपी है, यूएस में 2 मेन पार्टीज हैं, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, एक है रिपब्लिकन पार्टी। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर आप पहले की बात करें, बराक ओबामा थे, वो किससे थे, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। तो जोहरान ममदानी जो है, he has become the first Muslim mayor of न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी जो यूएस की सबसे बड़ी सिटी है, सबसे ज्यादा प्रॉस्परस सिटी है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग सिटी है न्यूयॉर्क सिटी, उसके ये फर्स्ट मुस्लिम मेयर बने। एंड ही इज नॉट जस्ट द फर्स्ट मुस्लिम, ही इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ साउथ एशियन डिसेंट, साउथ एशिया, ही इज हाफ इंडियन। मीरा नायर इनकी मदर है, जो एक बहुत फेमस फिल्म डायरेक्टर है, तो ही इज एन हाफ इंडियन पर्सन और साउथ एशियन डिसेंट के। एंड ही वॉज बॉर्न इन अफ्रीका, तो ही वॉज बॉर्न इन अफ्रीका, बट इनके जो पेरेंटेज है, इनके जो पेरेंट्स है, वन पेरेंट बिलोंग टू इंडिया ओनली, तो साउथ एशियन डिसेंट के भी फर्स्ट हैं, फर्स्ट मेयर बॉर्न इन अफ्रीका भी है एंड फर्स्ट मुस्लिम मेयर भी है। तो इन्होंने कुरान के ऊपर ही हाथ रखकर इन्होंने अपनी शपथ ली थी यहाँ पे। एंड ही इज ऑल्सो नॉट द यंगेस्ट, बट यंगेस्ट इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। यंगेस्ट जो आ सक रहे हैं वो सम अदर पर्सन है, ही वाज जस्ट 30 इयर्स ओल्ड व्हेन ही बिकेम, तो 1800s में कभी बने थे उसके मेयर। तो करंटली एट 34 इयर्स, करंटली जो अभी के, अगर आप पिछले 100 इयर्स की हिस्ट्री भी देखो तो ही इज द यंगेस्ट इन जनरेशन। तो अगर कहीं पे स्टेटमेंट आ जाए जोहरान ममदानी, अगर 4 स्टेटमेंट है, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, उसमें लिखा है कि ही इज द यंगेस्ट एवर मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, ये याद रखना। सही क्या होगा कि ही इज द फर्स्ट मुस्लिम, फर्स्ट साउथ एशियन डिसेंट एंड फर्स्ट मेयर बॉर्न इन अफ्रीका। तो ये एक बहुत अच्छा एक वन लाइनर है, प्लीज नोट इट समवेयर। नेक्स्ट पे आते हैं, लाइक आई सेड कि हम दोनों न्यूज़पेपर कवर करते हैं, उसका फायदा ये होता है कि कुछ न्यूज या तो एक ही में कवर होती है, या फिर कुछ न्यूज किसी एक न्यूज़पेपर में बहुत अच्छे से कवर होती है। जैसे कि ये न्यूज जो है आपके जो इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें बहुत अच्छे से कवर है। तो यहाँ पे ईयू ने अपना कार्बन टैक्स जो है उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, और आपका वर्ल्ड का पहला कार्बन टैक्स जो है वो अब यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। ओके, तो वर्ल्ड का फर्स्ट कार्बन टैक्स कौन लगा रहा है, तो इट इज गोइंग टू बी इंपोज्ड बाय यूरोपियन यूनियन। ओके, और उसका नाम क्या है, शॉर्ट में उसको बोलते हैं सीबैम, शॉर्ट में उसको बोलते हैं सीबैम। फुल फॉर्म क्या है पूछा जा सकता है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब ये है क्या, इसको अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं। अब देखिए, हर स्टेट या हर कंट्री को, इंडिया क्या, हर कंट्री को कोशिश करनी है कि उसका जो कार्बन एमिशन है वो कम हो, और यहाँ पे कंपनीज को फोर्स करने के लिए कि वो कार्बन के एमिशन को कम करें, तो हर कंट्री क्या करेगी, कंपनीज के ऊपर पे कार्बन टैक्स इंपोज करेगी। जैसे कि अगर कोई कंट्री, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, अगर कोई भी कंपनी 1 kg ऑफ CO2 प्रोड्यूस करेगी, तो उसको लेट से 1% उसके रेवेन्यू का टैक्स पे करना है। 1 kg तो क्या, इसको बहुत कम हो गया ये, लेट से 1000 kg। तो जैसे आप 1000 kg CO2 प्रोड्यूस करोगे, आपको 1% करना है। अगर आप 2000 करोगे तो आपको 2% करना है, 3000 करोगे तो 3% करना है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि मैं कंपनीज को कह रहा हूं कि आप अपना CO2 एमिशन कम करिए। तो यूरोपियन यूनियन ने क्या है,
अपनी कंट्रीज के अंदर में, यूरोपियन यूनियन में जो भी कंट्रीज है यूरोप की, उन सब ने अपने अंडर में कार्बन टैक्स इंपोज किया है। उससे क्या हो रहा है कि जो कंपनीज हैं, या तो उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है क्योंकि वो कार्बन टैक्स पे कर रहे हैं, या फिर उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करा है जिससे उनका कार्बन एमिशन कम हुआ है, लेकिन फिर भी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके कार्बन एमिशन कम करा है, वो भी तो कहीं से बाय करी होगी, तो वो भी तो उस कॉस्ट में इंक्लूड हो रहा है। लेकिन यहां पे लेट से कि यूरोपियन यूनियन जो है, उसके अंदर में ऐसा तो है नहीं कि बाहर से कोई इंपोर्ट नहीं कर सकता है। तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया ओनली, कि इंडिया जो है, एग्जांपल के लिए इंडिया के अंदर में कार्बन टैक्स लगता ही नहीं, या फिर लगता है, अगर कार्बन टैक्स लगता भी है तो कम लगता है। लेट्स से 1000 kg ऑफ CO2 पे 1% नहीं लगता है, वहां पे लगता है 0.1%। ओके, सो सिर्फ 0.1% लग रहा है 1000 kg पे, तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडिया में होगा वो कम होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है कि कार्बन टैक्स बिकॉज यूरोपियन यूनियन की कंपनीज पे लग रहा है जो लेट्स से स्टील बना रही हैं, और इंडियन कंपनीज उतना कार्बन टैक्स इंडिया में पे नहीं कर रही हैं। तो अगर इंडियन कंपनी ईयू में एक्सपोर्ट करेगी, ईयू के अंदर में वहां पे एक्सपोर्ट करती है, तो इंडिया का प्रोड्यूस स्टील जो है वो चीपर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन में प्रोड्यूस स्टील के, बिकॉज ऑफ कार्बन टैक्स ओनली। अब ये अलग बात है कि हमारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो सकती है, लेबर की कॉस्ट कम हो सकती है, ट्रांसपोर्ट प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो सकती है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यूरोपियन कंपनीज को लॉस हो रहा है बिकॉज दे आर पेइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन टैक्स, बट इंडियन कंपनीज आर नॉट पेइंग इट। तो यहां पे यूरोपियन यूनियन क्या करा, एक नया टैक्स सिस्टम लगाया, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। और यहां पे इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी फॉरेन कंट्री से कोई गुड्स इंपोर्ट हो रहा है और उस कंट्री में कार्बन टैक्स या तो लगाया नहीं जाता या कम लगाया जाता है, यानी कि आपकी कंट्री में भी अगर आप यूरोप में इंपोर्ट करना चाहते हो तो वहां पर भी कार्बन टैक्स का वैल्यू उतना ही होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए, जितना यूरोपियन यूनियन की कंपनीज पे कर रहे हैं। तो लेट्स से जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर एक यूरोपियन कंपनी 1000 kg के लिए लेट्स से 1 लाख रुपीस, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 1 लाख रुपए में कार्बन टैक्स पे करती है, और अगर इंडियन कंपनी 1000 kg पे लेट्स से 45,000 पे करती है, ओके, तो इंडियन कंपनी पे सीबीएम कितना लग जाएगा, 55,000 का। ओके, 55,000 रुपीज का यहां पे वो कार्बन टैक्स लगा देंगे। उससे क्या होगा कि एटलीस्ट जो कार्बन टैक्स की वैल्यू है, चाहे इंडियन कंपनी पे करे चाहे यहां पे यूरोपियन कंपनी पे करे, कार्बन टैक्स दोनों के ऊपर पे सेम लग रहा है। ओके, और ये क्या है, ये है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। और यहां पे यूरोप का स्टैंड, यूरोपियन यूनियन का स्टैंड बहुत सिंपल है कि दे वांट कि सिर्फ एमिशन के नॉर्म्स हैं वो सिर्फ यूरोप में फॉलो नहीं हो, ग्लोबली फॉलो हो। और यहां पे दे आल्सो वांट कि यहां पे जो हमारी कंपनीज हैं उनको डीमोटिवेशन ना हो, दे डोंट फील लाइक इट्स बेटर कि मैं अपनी फैक्ट्री को ही इंडिया में शिफ्ट कर देता हूं और इंपोर्ट कर लेता हूं क्योंकि वहां पे मेरा जो कॉस्ट है वो कम होगा। तो इसलिए उन्होंने यहां पे सीबीएम लगाया। इंडिया का स्टैंड क्या है वो बहुत क्लियर है। इंडिया कहता है कि इंडिया बिलीव्स इन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सीबीडीआर। तो ये प्रिंसिपल जो है ना, ये अच्छे से याद कर लेना। इंडिया का अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि इंडिया का प्रिंसिपल कौन सा है जिसपे वो क्लाइमेट डिप्लोमेसी करता है, इंडिया की क्लाइमेट नेगोशिएशंस, क्लाइमेट रिलेटेड डीलिंग्स जो है वो किस पे बेस्ड है, सो इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सीबीडीआर। अब जो ये सीबीडीआर क्या कहता है कि यस, चाहे डेवलप्ड हो, चाहे डेवलपिंग है, चाहे अंडर डेवलप्ड है, वी हैव अ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज रिडक्शन ऑफ कार्बन, बट इट कैन नॉट बी सेम। कॉमन का मतलब सेम नहीं होता है, यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल डिफरेंट होगा। और ये किस पे डिपेंड करेगा, इट वुड डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट लेवल। कौन सी कंट्री कितना डेवलपमेंट कर चुकी है, कितनी पॉपुलेशन उसकी पुअर है, उसके डेवलपमेंट लेवल पे, हिस्टोरिकल एमिशन स्टैंडर्ड्स पे। फॉर एग्जाम्पल कि जितना भी आज के टाइम में हम क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन और बिकॉज ऑफ द कार्बन एमिशंस डन बाय द डेवलप्ड कंट्रीज इन द प्रीवियस सेंचुरीज। तो यहां पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन जाएगी हिस्टोरिकल एमिशंस की। एंड थर्ड इज ऑल्सो देयर कैपेसिटी, कि कितना वो चीज कर सकते हैं, उनके लिए पॉसिबल है। तो फॉर सम कंट्रीज जो रिच हैं, लेट से उनके लिए इन्वेस्ट करना फॉर कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी जो होती है वो करना उनके लिए इजी है, तो उनकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो अकॉर्डिंगली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफरेंट होगी।
as compared to let's say a developing country or a underdeveloped country, they do not have the capacity to do such kinds of activity. तो उनकी एक्टिविटी अलग होगी. तो यहाँ पे इंडिया जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, बट एट द सेम टाइम एवरीवन हैज टू डू देयर पार्ट. और उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडिया के जो मेटल एक्सपोर्टर्स हैं वो उनको अपनी प्राइजेस कट करनी पड़ेंगी सो दैट यहाँ पे वो क्या कर सकें, ईयू बायर्स के साथ में कंपीट कर सकें. ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नोट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं. तो लेट्स एंड टुडे सेशन विथ a very important important news or important movie. तो 21 करके एक मूवी आपकी अभी आपके हॉल्स में रिलीज हुई है एंड इट्स बेस्ड ऑन द बैटल ऑफ बसंतर. बसंतर एक रिवर है आपके ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इंडिया पाकिस्तान के वेस्टर्न साइड पे आपकी एक बॉर्डर है, बसंतर रिवर है. वहां पे ये बैटल ऑफ बसंतर हुआ था और वहां पे जो पुणे बटालियन है उसको, उसके अंदर में एक ऑफिशियल थे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल. इनको सिर्फ 6 मंथ्स हुए थे इस प्लेटून को ज्वाइन करे हुए एंड ही हैड शोन एक्सेम्पलरी शो ऑफ ब्रेवरी. तो उन्होंने बहुत एक्सेम्पलरी शो ऑफ ब्रेवरी करा था, इसलिए इनको बाद में पॉस्टमसली परमवीर चक्र मिला था. ही वाज वन जिन्होंने सिंगल हैंडेडली बहुत सारे जो आपके पाकिस्तान के टैंक्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, बिकॉज ऑफ विच जो पूरा रीजन था, जो पूरा रिवर था, उसको इंडियन आर्मी सक्सेसफुली क्रॉस कर पाई थी. और जो उस वो वाला वॉर था 1971 का वॉर था, उसके अंदर में वेस्टर्न फ्रंट पे भी अपनी डोमिनेंस को एस्टेब्लिश कर पाई थी. एंड इसीलिए उनके उनके इस कंट्रीब्यूशन पे एक मूवी बनी है, 21 मूवी. तो ये न्यूज, अगर मैं अब आ जाऊं मुद्दे की बात पे, ये न्यूज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर में भी जो इस तरह की मूवीज होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं. अब क्वेश्चन जरूरी नहीं है ये आ जाए कि एक्टर कौन था, सॉन्ग कौन सा था, म्यूजिक डायरेक्टर कौन सा था. मूवी का कंटेक्स्ट जो है उससे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है. जैसे कि आपके 2 साल 3 साल पहले सरदार उधम सिंह मूवी आई थी, तो साल क्लैट के अंदर में जलियांवाला बाग मैसेकर के ऊपर पे क्वेश्चन आ गया था. तो सिमिलरली 21 मूवी आई है, चाहे जनवरी में ही आई है, आपके दिसंबर में आ गई थी वैसे तो चाहे ये अभी आई है, लेकिन आपके एग्जाम में भी आपका जो बैटल ऑफ बसंतर है या फिर इसका जो मेन वॉर है, बैटल एक छोटा होता है, वॉर एक लार्ज स्केल पे होता है. तो जो वॉर था 1971 वॉर था, बहुत इंपॉर्टेंट वॉर इंडिया के लिए, उसके ऊपर पे क्वेश्चन आ सकते हैं. तो बैकग्राउंड इज 1971 का वॉर. तो वी नो दिस 71 का वॉर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया ने ये वॉर जीता था अगेंस्ट पाकिस्तान एंड नॉट जस्ट it won that war but it led to basically division of a country. और यहाँ पे एक नई कंट्री बनाई गई थी which was बांग्लादेश. तो this is also known as the बांग्लादेश लिबरेशन वॉर. तो अब आपको समझना यह है कि जब आप 1971 से पहले जब पाकिस्तान की 2 टेरिटरीज थे, एक वेस्ट ऑफ इंडिया में थी, ईस्ट ऑफ इंडिया में थी, सो वी हैड अ थ्रेट फ्रॉम 2 साइड्स ऑफ आवर बॉर्डर्स. तो सिर्फ वेस्ट में ही नहीं था खतरा, आपके ईस्ट में भी था. और इस वॉर के थ्रू हमने क्या करा, ईस्ट पाकिस्तान या ईस्ट से जो खतरा था उसको लेट से लिमिट कर दिया, या एटलीस्ट पाकिस्तान वाला खतरा हमने एंड कर दिया. ओके लेकिन आप जब भी कोई वॉर होता है तो ऐसा तो नहीं है एनिमी यही सोचेगा कि ठीक है इंडिया ईस्ट में लड़ रहा है हमसे तो हम ईस्ट में ही लड़ेंगे. तो यहां पर इंडिया ने ईस्ट में भी वॉर फोर्ट किया था और वेस्ट के अंदर में भी करा था. और पाकिस्तान इस आइडिया के साथ फाइट कर रहा था वेस्ट के अंदर में कि मेजॉरिटी जो फोर्सेस हैं वो तो यहाँ पे ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर में ऑक्यूपाइड है. तो वेस्टर्न जो पार्ट है, वेस्ट वाला जो बॉर्डर है, वहां से हम इंडियन टेरिटरी को ऑक्यूपाई करेंगे. और फ्यूचर में जब नेगोशिएशन होंगे तो हम इसके लिए बार्गेन कर सकते हैं कि इफ यू लीव दैट एरिया, पाकिस्तान बांग्लादेश वाला पार्ट आप लीव करोगे, देन वी विल लीव दिस पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो. लेकिन बिकॉज ऑफ द ब्रेवरी ऑफ आवर सोल्जर्स, स्पेसिफिकली अरुण खेत्रपाल, यहाँ पे उनका जो प्लान था वो सक्सीड नहीं हो पाया एंड इंडिया वॉज एबल टू मेंटेन इट्स डोमिनेंस इवन इन द वेस्टर्न सेक्टर ऑल्सो. ओके तो वेस्टर्न फ्रंट जो आपका पंजाब और जम्मू रीजन में फॉट किया गया था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ बसंतर था, उसकी वजह से इंडिया जो है इस वॉर को सिंगल हैंडेड, नॉट सिंगल हैंडी, कंप्लीटली अपने फेवर में कर पाया. ओके तो बैटल ऑफ बसंतर 6 से 16 दिसंबर 71 में हुआ था. बसंतर रिवर हेविली माइंड थी. 50 पाकिस्तानी पटून टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया था एंड अरुण खेत्रपाल वाज वन जिन्होंने इसको लीड करा था. व्हाट अबाउट हिज टैंक्स नेम, तो ये सवाल है शायद आपसे पूछ लिया जाए कि उनका जो टैंक था वो कौन सा, तो कौन से टैंक को वो मैन कर रहे थे. सो ही वाज मैनिंग अ सेंचुरियन टैंक. ओके सेंचुरियन टैंक जिसका नाम था फैमागुस्टा. फैमागुस्टा was the name of that particular tank. इन्होंने पाकिस्तान के पटून टैंक्स को यहाँ पे बहुत सारों को डिस्ट्रॉय करा था. ऑल्दो उनको ऑर्डर थे कि आप अबेंडन कर दीजिए अपने टैंक को. आई होप अगर आप ये प्लान कर रहे थे मूवी को देखना तो स्पॉइल नहीं कर रहा हूं, बट यस उनको ऑर्डर्स मिले थे कि यू हैव टू लीव योर टैंक, बट ही डिसाइडेड नॉट टू एंड ही कंटिन्यूड फाइटिंग एंड ही वाज किल्ड इन एक्शन. एंड बिकॉज ऑफ दिस उनको पॉस्टुमसली परमवीर चक्र मिला था, जो हाईएस्ट
गैलेंट्री अवार्ड है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया अवार्ड मिला था। और इनकी लेगेसी भी है इसी वजह से। परेड ग्राउंड जो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी देहरादून में है, उस परेड ग्राउंड का नाम अरुण खेत्रपाल ग्राउंड ही है। और इंडियन मिलिट्री अकेडमी खड़कवासला में जो इंडियन मिलिट्री अकेडमी आईएमए है, वहां पे जो ऑडिटोरियम और गेट है वो भी इनके नाम पे है। ओके, तो दिस वाज द अचीवमेंट ऑफ अरुण खेत्रपाल। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे आज के आपके न्यूज हेडलाइंस फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। अब अगर आपने न्यूज एनालिसिस अच्छे से देखा है, समझा है, तो आई एम श्योर आप इजीली जो आज के 20+1 एक बोनस क्वेश्चन प्लस आपके जो क्वेश्चन है उनको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज क्लासिफाइड एज एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर आपको डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस पता हो तो आप इजीली कर पाओगे। तो डायरेक्ट टैक्स होता है जिसमें जो चीज कमा रहा है, जो खुद कर रहा है, वो ही उसको पे कर रहा है। और इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट को तो कोई और पे कर रहा है, लेकिन फाइनल जो आपका बर्डन है वो किसी और पर्सन पे आ रहा है, यानी इनडायरेक्टली पेमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हम जीएसटी को ही पढ़ रहे थे, तो जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, डी है। जीएसटी कंपनसेशन सेस वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड टू डू व्हाट। तो क्या पर्पस है जीएसटी कंपनसेशन सेस का, तो यहाँ पे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को रिमूव करके, क्योंकि जीएसटी लगाया गया, इसलिए जीएसटी कंपनसेशन सेस उसके लिए रेवेन्यू लॉस को कवर करने के लिए किया गया था। तो दिस वाज टू कंपनसेट स्टेट फॉर रेवेन्यू लॉस ओनली। सेकंड का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ऑल टोबैको प्रोडक्ट्स अदर देन बीडीज विल अट्रैक्ट विद जीएसटी रेट। कौन सी जीएसटी रेट लगेगी, तो उनके ऊपर पे अब 40% की जीएसटी रेट लगी, यानी थर्ड का आंसर हो जाएगा डी। फोर्थ पे आते हैं, लोकपाल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश अंडर विच लेजिस्लेशन। लोकपाल किस लॉ में बनाया गया है, तो इट इज अंडर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। फोर्थ का आंसर है सी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच अथॉरिटी कम्स अंडर द जुरिक्शन ऑफ द लोकपाल। कौन सी अथॉरिटी लोकपाल के जुरिक्शन में आती है, सो इट इज योर सेंट्रल पब्लिक सर्वेंट्स। फिफ्थ का आंसर ए हो जाएगा, ये तीनों नहीं आते हैं। Who was the first लोकपाल ऑफ इंडिया, पहले लोकपाल कौन थे, तो इट वाज जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष फर्स्ट थे ये। और करंटली कौन है, जस्टिस एम खनविलकर। तो सेवेंथ का बी है, सिक्स्थ का डी है। नेक्स्ट पे आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है लोकपाल का। सो आई हैव पर्सनली मेड दिस क्वेश्चन टू मेक इट कंफ्यूज। ओके, जैसे कि करंटली क्या है, करंटली चेयरपर्सन प्लस 6 मेंबर्स हैं, बट यहां पे क्वेश्चन क्या है कि कंपोजिशन कितना है, कंपोजिशन कितना हो सकता है, लॉ में कितना दिया हुआ है, तो इट इज चेयरपर्सन प्लस अप टू 8 मेंबर्स। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश अ लोकायुक्ता। तो लोकायुक्ता एक्ट 2013 में आया, बट 1971 में ही महाराष्ट्र वाज द फर्स्ट स्टेट टू मेक टू एस्टैब्लिश अ लोकायुक्त। लोकायुक्ता ऑपरेटेड विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लोकायुक्ता किस लेवल पे करते हैं, तो वो स्टेट लेवल पे करते हैं। तो 10th का आंसर है डी। नेक्स्ट पे आ जाता है, हु हैज टेकन चार्ज एज अ 50th वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। कौन से पर्सन ने वाइस चीफ बने हैं, तो नागेश कपूर बने, ये रहा बी में, एयर मार्शल नागेश कपूर। 11th का बी हो जाएगा। 12th पे आ जाते हैं, इंडियन एयरफोर्स वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर। इंडियन एयरफोर्स कब एस्टैब्लिश हुई थी, इट वाज एस्टैब्लिश इन 1932। और 1933 में आपके पहले एयर चीफ मार्शल बने थे, कौन बने थे, एयर मार्शल सर थॉमस एल्महर्स्ट। तो 13 का आंसर ए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। इंडियन आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर कौन है, सो इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 14 का आंसर है डी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, संगीत कला निधि अवार्ड इज कन्फर्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो हाईएस्ट अवार्ड है कार्नेटिक म्यूजिक के अंदर में, इट इज अवार्डेड बाय द म्यूजिक अकेडमी इन मद्रास। तो मद्रास म्यूजिक अकेडमी देती है इसको। ओके, म्यूजिक अकेडमी बोला जाता है बिकॉज मद्रास में, इसलिए उसे मद्रास म्यूजिक अकेडमी भी बोलते हैं। Who was conferred the संगीत कला निधि अवार्ड 2025। तो अभी 25 का संगीत कला निधि अवार्ड दिया गया है, और वो दिया गया है टू द वायलिनिस्ट आर के श्री राम कुमार। तो 16 का आंसर है सी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज empowered टू ग्रांट एफिलिएशन टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन अंडर द एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो उसके लिए एक नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के अंदर में आपका नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाया है जो एफिलिएट करेगा सारे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को। सो 17 का आंसर है ए। 18 पे आ जाते हैं, जोहरान ममदानी was sworn in as mayor of which city। जोहरान ममदानी किस सिटी के मेयर बनाए गए? So he's been made mayor of न्यूयॉर्क सिटी। फर्स्ट मुस्लिम है ये, फर्स्ट साउथ एशियन डिसेंट के ऑब्वियसली, एंड फर्स्ट अफ्रीकन बॉर्न टू बी मेयर बट नॉट द यंगेस्ट वन। तो 18 का आंसर बी।
ड्यूरिंग विच वॉर डिड सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल फाइट द बैटल ऑफ बसंतर। तो बैटल ऑफ बसंतर भी डायरेक्टली पूछा, जरूरी नहीं अरुण खेत्रपाल का नाम हो, तो ऑब्वियसली दैट इज 1971 का इंडो पाक वॉर। तो 19 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, व्हाट डज सीबैम स्टैंड फॉर। सीबैम किसके लिए स्टैंड करता है? तो इट स्टैंड्स फॉर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो 20th का आंसर है ए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट अंडरलाइंस द प्रिंसिपल ऑफ सीबीडीआर। कौन से इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अंदर में सीबीडीआर का प्रिंसिपल है? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी का प्रिंसिपल किसमें है? सो इट इज अंडर पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2016। ओके, 2016 में पेरिस एग्रीमेंट आया था, विच वॉज द आउटकम ऑफ द पेरिस मीटिंग। जो पेरिस आपकी सीओपी 15 हुई थी, सीओपी 21 हुई थी पेरिस में 2015 में, उसका एग्रीमेंट 2016 में आया था, एंड दैट वाज द पेरिस एग्रीमेंट व्हिच टॉक्स अबाउट सीबीडीआर। ये डब्ल्यूटीओ के अंदर में भी रिकॉग्नाइज है प्रिंसिपल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रिंसिपल है, एंड प्लस ये पेरिस एग्रीमेंट का, ये क्लाइमेट चेंज का भी प्रिंसिपल है। तो 21 जो एक इंपॉर्टेंट बोनस क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर है डी, पेरिस एग्रीमेंट। ओके स्टूडेंट, तो ये थे इस साल के पहले लाइव आपकी न्यूज एनालिसिस एंड योर 20 जीके क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये सेशन काम का लगा हो। इन केस आपका कोई भी फीडबैक है, आपके कोई भी क्वेश्चंस है, आपके कोई भी सजेशंस है, प्लीज गिव अस इन द कमेंट बॉक्स। एट द सेम टाइम अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन भी है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, ऑल योर क्वेरीज, एंड यू कैन ऑलवेज रीच टू अस on this ClatPrep YouTube channel. Okay, so with this message, let's end the first session of this year. Thank you and have a very nice day.